Start, sir. Okay, ma'am, start. Okay. Yes, good afternoon, students. आज का जो लेक्चर है बेटा हमारा लेसन है मेरी संग की औरतें। लेखिका है मृदुला गर्ग जी। पेज नंबर 19 ओपन करेंगे आप। कल हमने फिनिश किया था लेसन 19 पेज पर कि जो मेरी परदादी थी मृदुला गर्ग जी किसके बारे में बता रही है, अपनी परदादी के बारे में। वो कह रही है कि जो मेरी परदादी थी उन्होंने किस प्रकार जो है एक चोर को जो है क्या बना दिया, एक खेती करने वाला जो है बना दिया और उसकी चोरी को किस प्रकार छुड़वा दिया, किस प्रकार जो है उसके दिमाग को बदल दिया। यानी कि उनके अंदर ये भी क्वालिटी थी। कहते हैं कि मेरी परदादी के तार भगवान से तो मिले ही हुए थे और इसके बावजूद क्या था कि भगवान से तार मिले होने के बावजूद भी जो है मेरी दादी माँ जो है उन्होंने जो है उनके अंदर ये क्वालिटी थी कि वो किसी चोर के स्वभाव को भी किस प्रकार आराम से बदल सकती है। हुआ यूं, माँ जी ने कहा प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लोगी, कहा न रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। भगवान वहीं कहीं उनके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया मीन्स घबराया। चोर इतना घबरा गया कि लोटा उठाकर चला गया, पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा। यानी कि जो दादी ने जो भी कहा था उस सभी जो है निर्देशों का उसने पालन किया और पहरेदार ने उसे धर दबोचा, पकड़ लिया उसे, क्योंकि उसने उसे कुएं पर देख लिया था पहरेदार ने। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा एक लोटे से पानी पीकर हम माँ और बेटा हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर चाहे खेती कर, बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़कर खेती में लग गया। सालों साल जो है वो खेती करता रहा। जब मैंने उसे देखा तो भला मानुस बूढ़ा लगा, मुझे डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की पुड़िया के बीच मैं अच्छी फंसी। भाई जो मेरे अंदर जो गुण आए हैं वो खानदानी विरासत कहिए या उन जीवाणुओं का प्रकोप कहिए, दोनों बुढ़िया या दो बुढ़िया का नाम लिया है उसने मृदुला गर्ग जी ने। कौन? उनकी नानी और उनकी परदादी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मेरे मन में नहीं उपजी और दूसरी नानी के चलते देश की आजादी को लेकर नाहक रोमानी अंदाज मेरा रहा। यानी कि नानी के स्वभाव का मेरे ऊपर असर आया कि मैं आजादी के लिए काफी रोमानी रही, आजादी की लड़ाई के लिए। और दूसरी ओर मेरे अंदर कभी भी ये हीन भावना नहीं उपजी कि मैं एक लड़की हूँ। यस बेटा, पेज नंबर 20 ओपन करेंगे आप। क्या कहती है फिर लेखिका, क्या बताती है अपने बारे में कि 15 अगस्त 1947 को जब देश की आजादी मिली, या कहना चाहिए जब देश आजादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार हो गई। दुर्योग बुरे योग के कारण कि उस समय जो है जिस समय आजादी का जश्न मनाया जा रहा था 15 अगस्त 1947 को, तो मैं उस समय बीमार हो गई थी। उन दिनों टाइफाइड जो है खासा जानलेवा रोग माना जाता था कि टाइफाइड से उस समय क्या है मृत्यु हो जाती थी बेटा। अब तो जैसे टाइफाइड का इलाज है तो उस समय नहीं था, तो टाइफाइड से क्या था, जान चली जाती थी। तो लेखिका को कौन सा बुखार हुआ था? टाइफाइड बुखार हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, जब देश आजादी का जश्न मना रहा था।
इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टरों ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी। मैं काफी रोई चिल्लाई कि मुझे इंडिया गेट जाकर जो है आजादी का जश्न देखना है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे वहां जाने की परमिशन नहीं दी। और क्योंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। तो कहते हैं, क्या बताती है लेखिका, जो डॉक्टर साहब थे वो मेरे नाना जी के परम मित्र थे, और इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे, वे चुप्पी साध गए। जो नाना जी के मित्र थे डॉक्टर, उनके सामने मेरे पिताजी भी कुछ नहीं बोले, दो ये नहीं कह पाए। मैं बदसतूर रोती कल कर रोया होगा। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, या उम्र थी वो कितनी थी, 9 साल थी। आती रही कि जैसे किसी बच्चे के पास एक ही गुड़िया हो और वही गुड़िया टूट जाए, तो लेखिका इस प्रकार जो है रोती चिल्लाती रही, जैसे बच्चा एक इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोता है। मेरी उम्र तब 9 वर्ष की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से पहनती, और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टर के तर्क को समझती, कि मैं डॉक्टरी तर्क भी नहीं समझ सकती थी कि डॉक्टर कह रहा था इसको रेस्ट की जरूरत है, कहीं नहीं ले जा सकते। तो मैं इतनी बड़ी भी नहीं थी कि डॉक्टर की बातों को समझ जाती, और इतनी छोटी भी नहीं थी कि यदि मुझे मेरी जिद पूरी न करने पर गुड़िया दे दी जाए, इस गुड़िया से खेल लो, तो वो बात मैं स्वीकार करने जितनी छोटी भी नहीं थी। इसके पश्चात क्या कहती है, तंग आकर जब मैं रोती चिल्लाती रही, मुझे जाने नहीं दिया गया इंडिया गेट पर क्या देश की आजादी का जश्न देखने, तो मैं रोती चिल्लाती रही। तंग आकर मेरे पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामाजो उपन्यास जो है पकड़ा दिया। ये ब्रदर कारामाजो उपन्यास जो था बेटा, ये रूसी उपन्यासकार थे दास्तोवस्की, उनका लिखा हुआ उपन्यास था ब्रदर्स कारामाजो। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। मिराक मीन्स मानसिक रोग। मिराक क्या होता है, जैसे मृगी के दौरे पड़ते हैं, तो मिराक मतलब एक मानसिक रोग। मीन्स वो रोग नहीं था, वो मतलब किताबें पढ़ने की शौकीन थी। कौन, मृदुला गर्ग जी। अब पिताजी, जब मैं चुप नहीं हुई कि मुझे आजादी का जश्न देखना है, तो उन्होंने मुझे ब्रदर्स कारामाजोव का उपन्यास जो है वो पकड़ा दिया और कहा कि इसे पढ़ो। और किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक था, मेरा बहुत इंटरेस्ट था। तो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के सभी प्राणी पलायन कर चुके थे, पलायन मीन्स निकल चुके थे, जा चुके थे, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। जब मैंने देखा कि जो बाकी घर के सदस्य हैं वो सब मेरे कमरे से जा चुके हैं, और पिताजी भी जो है अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रहे हैं, तो मैंने भी जो है अपनी किताब खोल ली और रोना धोना मैंने छोड़ दिया, और अपनी किताब लेकर जो है मैं पढ़ने लगी। कौन सी किताब दी पिताजी ने, ब्रदर्स कारामाजो उपन्यास, जो दास्तोवस्की, एक रूसी उपन्यासकार हुए हैं दास्तोवस्की, उनका लिखा हुआ था ब्रदर्स कारामाजो। रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। तो जैसे ही मैं उस किताब में घुसी, तो मुझे इतनी भी मोहलत नहीं दी, मीन्स मुझे इतनी भी फुर्सत नहीं दी कि मैं दोबारा रोना शुरू करूं। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं क्यों रो रही थी और मुझे दोबारा जो है क्या करना है।
उस वक्त ब्रदर्स कारामाचो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। जब पिताजी ने मुझे उस समय ब्रदर्स कारामाचो उपन्यास दिया, तब मेरी समझ में ये नहीं आया कि पिताजी ने मुझे यह क्यों दिया है, क्योंकि उस समय सिर्फ मैं 9 साल की थी। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है। तो क्या बताती है लेखिका कि मुझे उस समय कितना उस किताब से समझ में आया, मैं नहीं जानती, क्योंकि बाद में जो ब्रदर्स करामा जो उपन्यास था वो मैंने काफी बार पढ़ा, टाइम टू टाइम बार बार पढ़ा, तो मुझे अब सारे लेसन जो है उसके मिक्सअप हो गए। मुझे नहीं पता कि वो मुझे पहली बार कितना समझ में आया और उसके बाद कितना समझ में आया। पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार और अनाचार पर था, तो उसका एक पार्ट जो ब्रदर्स करामा जो उपन्यास था, उसका एक पार्ट था बच्चों पर होने वाले अत्याचार और अनाचार से संबंधित था। मुझे पहली बार में ही लगभग वो पाठ जो है कंठस्थ हो गया था, मुजबानी याद हो गया था। कंठस्थ होता है बेटा जब हम वर्बली जो है किसी चीज को याद करके सुना देते हैं, तो वो होता है कंठस्थ। तो जो पाठ था बच्चों पर अत्याचार और अनाचार का, वो जो है लेखिका को याद हो गया था। उम्र के पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जैसे उम्र बीतती गई, वह पाठ जो बच्चों पर अत्याचार एवं अनाचार से संबंधित था, वह पाठ मेरे साथ रहा। मेरे लेखन का भी एक महत्वपूर्ण भाग को उसने प्रभावित किया। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक, नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां, वह कट गुलाब उपन्यास के कई अंग। तो कहती है लेखिका कि मेरे जो मैंने वो किताब पढ़ी थी ब्रदर्स कारामा जो, उसमें जो अध्याय था किससे संबंधित था, बच्चों पर होने वाले अत्याचार और अनाचार से संबंधित था। तो उसका असर जो है मेरे लेखन में भी देखा जा सकता है। जो मेरा नाटक है जादू का कालीन, वह कहानियां हैं 3 किलो की छोरी और नहीं, और एक उपन्यास है कट गुलाब। तो इनमें जो है ब्रदर्स कारामा जो का जो प्रभाव है वो देखा जा सकता है। पेज नंबर 21 बेटा। पेज नंबर 21, इसमें क्या कहती है, माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा। क्या कहती है मृदुला गर्ग जी कि माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही कि हम पांचों बहनें जो है हमेशा कभी भी हमने महसूस नहीं किया कि हम लड़की हैं, कभी भी हम हीन भावना का शिकार नहीं हुई। और शायद ये दादी की मन्नत का जो है असर था, ना हमने कभी बंधी बंधाई परंपराओं के अनुसार हमने जीवन निर्वाह किया। हमने हमेशा जो है अपने मन की बात को स्वीकार किया। हमने समाज को देखकर समाज के नियमों पर चलना कभी नहीं सीखा जो हमारे अनुसार सही नहीं थे। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भक्त थी। तो लेखिका की सबसे बड़ी बहन का नाम था मंजुल भक्त और उनका घर का नाम था रानी, और बाहर उसे कहते थे मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भक्त
क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का नाम ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का नाम मृदुला। तो सबसे बड़ी बहन बेटा मंजुल भक्त, उनका घर का नाम था रानी। और मेरा दूसरे नंबर पर लेखिका थी मृदुला, मृदुला गर्ग, और उनका घर का नाम था उमा। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया, उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। तो क्या कहती हैं, जब मेरी बहन मंजुल भक्त और मैंने लिखना शुरू किया तो उस समय जो है नारीवाद का चलन था। नारीवाद आंदोलन चला। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। उस नारीवाद आंदोलन में शादी के बाद जो है नाम न बदलने का चलन चलाया गया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतने पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हैं, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था। कि जब हमारे से पूछा जाता कि तुमने जो है विवाह के बाद पति का नाम ग्रहण क्यों किया, तो हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं होता था। लोग हमें मन्नू भंडारी का भी उदाहरण देते थे कि मन्नू मन्नू भंडारी ने अपना नाम नहीं बदला, तो तुमने जो है शादी के बाद अपने पति का नाम ग्रहण क्यों किया। तो इसका जो है हमारे पास कोई भी जवाब नहीं होता था, सही जवाब नहीं होता था, हम सही ढंग से जवाब नहीं दे पाते थे। और शायद आज भी जो है हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। कि चाहे हमने शादी के बाद जो है अपने पति का नाम ग्रहण कर लिया था, लेकिन इसके बाद जो है हमने इस बात से अपना कोई नुकसान होता हुआ नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के दो दो नाम रख छोड़े हैं। तो मेरे पिताजी से लोग यह भी कहते थे कि 5 बेटियां हैं आपकी और पांचों के आपने दो दो नाम रख दिए हैं, इतनी बेटियां होने के बावजूद भी क्या मन नहीं भरा जो दो दो नाम रख दिए हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा था। तो सबसे बड़ी मंजुल भक्त, मृदुला गर्ग, फिर चित्रा। वह नहीं लिखती थी, ये दोनों बहनें लेखिका थी, मंजुल भक्त थी और मृदुला गर्ग थी। लिखना शुरू किया इन्होंने शादी के बाद। चित्रा जो है वो लेखन कार्य नहीं करती थी। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए, कि सारे यदि लेखक बन गए तो पढ़ेगा कौन। खैर उसके बाद जब चौथी पांचवी बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक ही नाम रखा, रेणु और अचला। जो सबसे छोटी दो बहनें थी मेरी, उनका एक एक ही नाम था, और हम जो तीनों बड़ी बहन थे हमारे दो दो नाम थे। पहली सबसे बड़ी बहन का नाम था मंजुल भक्त और घर का नाम था रानी। लेखिका का बाहर का नाम था मृदुला गर्ग और घर का नाम था उमा। और तीसरी जो बेटी थी उसका बाहर का नाम था चित्रा और घर का नाम था गौरी। वह लिखती नहीं थी। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। खैर उसके बाद जो चौथी पांचवी बेटियां पैदा हुई, उनका नाम क्या रखा गया बच्चों, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। यानी कि रेणु और जो है चित्रा नहीं लिखती थी।
रेणु और चित्रा नहीं लिखती थी, अचला और राजीव भी जो है लेखन कार्य में जा फंसे। यानी कि कुल कितने भाई बहन थे लेखिका? 5 बहनें, एक भाई। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर भी हिंदी के हवाले। राजीव मेरा भाई हिंदी में लिखता है और सबसे जो छोटी बहन है चित्रा, सॉरी अचला, वो किस में लिखती है? अंग्रेजी में, क्योंकि उसने हमारे बाद से काफी दिनों बाद जो है लिखना शुरू किया है। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। क्या कहती है लेखिका? हम 4 लिखते हैं। 4 कौन कौन लिखते हैं? मंजुल भक्त, मृदुला गर्ग, अचला और राजीव, ये चारों हम लिखते हैं और तमाम जो खानदान है हमारे लेखन को पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा कि मेरी ससुराल में कोई भी मेरे लेखन कार्य की तारीफ नहीं करता था, कोई नहीं पढ़ता था। सो ये बात मुझे काफी दिनों बाद हजम हुई। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी। काफी दिनों बाद मैं इस चीज की हैबिचुअल हुई, इस आदत की हैबिचुअल हुई, क्योंकि मेरे घर में सब पढ़े लिखे थे, सब जो है लेखन कार्य तकरीबन करते थे, तो इसलिए सब एक दूसरे को काफी मतलब चर्चा परिचर्चा होती थी और एक दूसरे की जो है कमियों को भी बताते थे। लेकिन ससुराल में ऐसा नहीं था। फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। भी नहीं पढ़ते तो इसका तो एक फायदा भी है। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से दो चार नहीं होना पड़ता। भाई कम से कम मेरी बुद्धि की कोई आलोचना तो नहीं करता। हमारे घर में जब पढ़ते थे मुझे, तो मेरी आलोचना भी करते थे कि ये गलत है, ये सही है। तो लेकिन यदि ससुराल में मेरे लेखन कार्य को पढ़ते ही नहीं थे, तो वो आलोचना भी नहीं करते थे। खैर मैं अपनी नहीं, उन देवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। तो कहती है लेखिका कि मैं उन 2 बहनों की बात करती हूँ जो इस धरती पर आई और लेखिका नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो, समझ में आता है। जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर, तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर। कि यदि हम लेखिका थी, तो जो जो मेरी 2 बहनें थी जो लेखिका नहीं थी, लेकिन वे हमारे से भी ऊपर थी। कहती है जो मेरी बहन लेखिका नहीं थी, तो वे लेकिन वे स्वभाव में हमारे से भी ऊपर थी। कैसे? देखिए उदाहरण दे रही है मृदुला गर्ग जी कि चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने आती थी, तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती थी। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक है। तो रेणु क्या कहती थी कि जब स्कूल के लिए गाड़ी लेने आती थी, तो वो कहती थी कि यदि मैं गाड़ी में बैठकर जाऊंगी तो ये सामंत शाही का प्रतीक होगा, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी, और पिता के ज्यादा लाड़ प्यार से भी जो है वो बिगड़ गई थी। तभी तो वो मानती नहीं थी बात कि गाड़ी में बैठकर चली जाए, और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। फारिग मीन्स निवृत्त करना, कार्य से समाप्त कर देना। माँ तो सब चीजों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफी कुढ़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली जा रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा खराम। खरामा खराम मीन्स, खरामा खरामा क्या होता है? धीरे धीरे। पिताजी जो है काफी कुढ़ते थे, पिताजी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी
कि जो रेनू है वो तो गाड़ी में बैठकर जा रही है और अचला अचला जो है, रेनू पीछे पीछे पसीने में तरबतर जा रही है और अचला गाड़ी में बैठकर जा रही है। तो पिताजी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। खैर हमारी माँ को तो कोई मतलब ही नहीं था कि हम कैसे भी जाएं कैसे भी ना जाएं, हमारी माँ को कोई भी मतलब इस बात से नहीं था। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था। तो क्या कहते हैं कि जो ओके। हाँ जी, बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था। यानी कि क्या कहना चाहती है, रेनू जो है इतनी जिद्दी स्वभाव की थी, ये बताना चाहती है। देखिए ये भी औरतें हैं बेटा जिनका जो है साथ रहा है, किसके साथ, मृदुला गर्ग जी के साथ। तो ये उनकी बहनें हैं। कौन है, सबसे पहले मंजुल भक्त, मृदुला गर्ग, और उसके बाद जो है अचला, रेणु, और बीच वाली जो बहन थी उसका नाम था चित्रा। ठीक है, तो क्या इनका भी जो है उनके साथ, बड़ी तीनों बहनों के दो दो नाम थे और छोटी दो बहनों का एक एक ही नाम रखा था। जो रेणु थी वो बहुत जिद्दी स्वभाव की थी। जब बस उसे स्कूल के लिए लेने आती थी तो बस में नहीं बैठती थी, कहती थी कि यह तो सामंतशाही का प्रतीक है। तो इसलिए वह पसीने से तरबतर जब अचला गाड़ी में बैठी जा रही होती तो रेणु उसके पीछे पीछे चलती थी गाड़ी के, और पसीने में तरबतर और तंग धीरे धीरे वो चलती थी। बचपन में एक बार क्या किया था रेणु ने, जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था। जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उनका रुतबा काफी बढ़ गया था। किसका, रेणु का, क्योंकि वो काफी जिद्दी स्वभाव की थी, किसी की बात मानती ही नहीं थी, सिर्फ अपने मन की बात मानती थी, जो उसके मन में आता था वो करती थी। तो पड़ोस में भी उसका रुतबा था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। अब स्कूल तो जैसे कैसे उसने पूरा कर लिया, यानी कि स्कूल में तो वो चली गई, स्कूल की शिक्षा तो उसने पूरी कर ली, लेकिन जैसे ही कॉलेज की शिक्षा पूरी करने की बारी आई, बीए करने की बारी आई, तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है। क्या कहने लगी वो पिताजी से कि पहले मुझे ये बताओ कि बीए करने से क्या होगा। वह अड़ गई इस बात पर। कब मैं इम्तिहान दूंगी, पहले मुझे ये बताओ कि बीए करना क्यों जरूरी है। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है, वरना नहीं। यदि मुझे यकीन हो गया कि बीए करने का कोई फायदा है तो मैं बीए करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी। और हमने जो है तरह तरह के तर्क उसको दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। जब उसने माँ से कहा कि बीए करनी क्यों जरूरी है, तो माँ ने कहा कि पिताजी से पूछो। तो पिताजी ने कहा कि यदि तुम पढ़ी लिखी होगी तो नौकरी कर पाओगी, शादी अच्छे घर में होगी और लोग इज्जत के साथ तुम्हें देखेंगे, वगैरह वगैरह ये बात उसने बताई। लेकिन कोई भी तर्क जो है रेणु को विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को और न खुद जो मेरे पिताजी से ये तर्क बता रहे थे। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। रेणु ने बीए कर तो लिया पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए। यानी रेणु ने बीए तो कर लिया लेकिन सिर्फ क्यों किया,
वो इंटरनली नहीं चाहती थी कि मैं बीए करूं, सिर्फ बीए किया तो पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे थी। कौन? रेणु। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, लेकिन बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं रोज नहाती हूँ। यानी कि उसके अंदर जो है वो जो है लोगों को हंसा सकती है, बिना बात के भी ऐसी बात कह देती है कि लोग बिना हंसे नहीं रह सकते। यानी कि उसकी जो है रेणु की क्या है, मजाक करने की आदत है। जब कोई उसे इत्र भेंट करता है, सेंट भेंट करता है, तो वो क्या कहती है, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं रोज नहाती हूँ। तो आज का जो लेसन है बच्चों हमारा यही खत्म होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर में हम नेक्स्ट जो है पैसेज करेंगे, नेक्स्ट लेसन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बच्चों।